हेलो साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्यापक बंधु में। मैं आज आपके लिए बाल विकास के मोस्ट इम्पोर्टेंट 101 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी आएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक ज़रूरतमंद भाई और बहनों के पास वीडियो पहुंचे। तो चलो प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बालक का विकास प्रारंभ होता है। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। आप ऑप्शन 4 ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद आप आंसर लगाएंगे। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 जन्म से होता है। जन्म से पूर्व, गर्भावस्था से, या फिर गर्भावस्था से पूर्व। तो बच्चे का विकास जो हमेशा गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बाल विकास की प्रक्रिया कैसी मानी जाती है? बाल विकास की जो प्रकृति है वो कैसी मानी जाती है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। अवैज्ञानिक मानी जाती है, वैज्ञानिक मानी जाती है, अप्राकृतिक मानी जाती है, अनिश्चित मानी जाती है। तो बाल विकास की जो प्रकृति है वो हमेशा विज्ञानमयी मानी जाती है। बाल विकास का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो आपको पहले ही दिख गया है। आंसर नंबर डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था प्रारंभ होती है। किस आयु से किशोरावस्था प्रारंभ होती है, ऐसे पूछा गया इस क्वेश्चन में। 6 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 10 वर्ष की आयु से तथा 8 वर्ष की आयु से। किशोरावस्था किस आयु से प्रारंभ होती है बताना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। किशोरावस्था हमेशा 12 वर्ष से शुरू होती है, 18 वर्ष तक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5। बाल अध्ययन का पितामह कौन है? किसे कहा जाता है बाल अध्ययन का पितामह? आंसर लगाएंगे। तो आंसर नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। बाल विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में या 2 भागों में। मैं थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश करूँगा जिससे वीडियो छोटा रहे और अधिक से अधिक क्वेश्चन कराए जा सकें। तो बाल विकास कितने भागों में बांटा गया है? अवस्थाओं को 3 अवस्था को बांटा गया है 3 भागों में। ऑप्शन नंबर सी। बाल विकास कब संपन्न होता है? इसमें पूछा गया बालक का विकास कब संपन्न होता है? जीवन पर्यंत चलता है, या शैशवावस्था में, या किशोरावस्था में, या बाल्यावस्था में। तो बालक का विकास हमेशा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन। विज्ञान शिक्षण में सबसे उत्तम विधि कौन सी है? विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। अन्वेषण विधि, व्याख्यान विधि, विश्लेषण विधि या भ्रमण विधि। तो अन्वेषण विधि को हम खोज विधि कहते हैं, और खोज विधि ही विज्ञान शिक्षण के लिए सबसे उत्तम विधि होती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 9। बाल विकास को सर्वाधिक
प्रभावित करने वाला कारक। खेल का मैदान है, यौन शिक्षा है, सुंदर विद्यालय है, बुद्धि परीक्षण है। तो बच्चे के विकास को इन ऑप्शनों के अनुसार बच्चे के विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर अगला, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? बाल प्रयोग, बाल मनोविज्ञान, बाल संवेग या बाल अभिप्रेरणा? तो बाल विकास को पूर्व में बाल मनोविज्ञान के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर आगे, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? केली को, जीन पियाजे को, ब्रूनर को या फ्राइड को? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे को। बालक में तर्कता का अभाव किस आयु तक रहता है? इस क्वेश्चन में पूछा कि बालक में तर्कता का अभाव कौन सी आयु तक रहता है? तो 10 वर्ष की आयु तक, 14 की तक, 12 की तक या फिर 7 वर्ष की आयु तक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 7 वर्ष की आयु में बच्चे में तर्कता का अभाव रहता है। चलो ठीक है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान है किसका? तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार हमेशा बच्चे का ही प्रमुख स्थान माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, बाल मनोविज्ञान में बच्चे को सर्वोपरि माना जाता है, ईश्वर से भी ऊपर। नोटिफिकेशन आ रही थी इसलिए बंद किया ऐसे। खिलौनों की आयु कहा जाता है शैशवावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को या इनमें से सभी को खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, पूर्व बाल्यावस्था को। ऑप्शन नंबर अगला, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? नवीन पद्धति, खिलौनों में रुचि, जिज्ञासा, उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे। शैशवावस्था में शिशु होता है आत्मकेंद्रित, सामाजिक, संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़, संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर। क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आत्मकेंद्रित होता है शिशु, क्योंकि वो छोटा होता है तो वो आत्मकेंद्रित ही रहेगा। अन्वेषण विधि की प्रतिपादक किसे माना जाता है? आंसर कीजिए। आर्मस्ट्रांग, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट स्पेंसन या रायबर्न किसे माना जाता है बताइए? अन्वेषण विधि का ही दूसरा नाम खोज विधि होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। पाँच से 12 वर्ष का कहलाती है किशोरावस्था कहलाएगी, बाल्यावस्था कहलाएगी, शैशवावस्था कहलाएगी या फिर भ्रूणावस्था कहलाएगी? 5 से 12 वर्ष की आयु हमेशा बाल्यावस्था कहलाएगी। बालक के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना जाता है? बाल विकास के संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक किसे माना जाता है बताइए?
एरिक्सन को, फ्राइड को, मैकप्रो को या जीन पियाजे को? तो आप सभी जानते हैं इसे। तो संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादक कैसे बोला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? क्रो एंड क्रो को, किलपैट्रिक को, फ्रोवेल को या वुडवर्थ को? बताइए, दीजिए आंसर। तो प्रोजेक्ट प्रणाली का जो जनक इसे किलपैट्रिक को माना जाता है। बताइए, 21 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक हेतु सर्वाधिक संवेगात्मक विकास होगा? यहाँ पे शायद मिसप्रिंट हो गया। संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। माता पिता की, पड़ोसियों की, संगी साथियों की, अध्यापकों की? तो जब बच्चा पूर्व बाल्यावस्था की उम्र में होता है तो वो छोटा होता है, तो उसमें शैशवावस्था की अगली अवस्था ही होती है ये। तो इसमें बच्चा अपने माता पिता से सबसे ज़्यादा करीब रहता है, उनसे ही वही उनकी उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? अब ये बताना है कि इसमें से पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है। खेल की अवस्था, अनुकरण की अवस्था, समूह में रहने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था? बताइए, आप अपने अनुसार लगाइए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है खेल की अवस्था। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने, कार्ल एवं ब्रूस ने, एना फ्राइड ने या फिर रोस महादोजी ने? बताइए किसने कहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कार्ल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है, क्या माना है कार्ल और ब्रूस ने? अनोखा काल, समस्यात्मक काल, जिज्ञासा काल, मिथ्या परिपक्वता का काल? 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो कार्ल एवं ब्रूस ने इसे माना है अनोखा काल। तो नंबर ए। हमने वीडियो का 1/4 पार्ट कवर कर लिया है। अब हम 25 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। बाल विकास के अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में किसका अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। संवेगात्मक विकास का, शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का या इन सभी का? तो बाल विकास में इन सभी का अध्ययन किया जाता है। शैशवावस्था की अवधि क्या होती है? गर्भ से जन्म तक, 10 से 15 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक या फिर 16 से 25 वर्ष तक? तो शैशवावस्था की अवधि जो है जन्म से 5 वर्ष होती है। शैशवावस्था में प्रबल होता है। शैशवावस्था में क्या चीज़ प्रबल होती है? जिज्ञासा, चिंतन, ईर्ष्या या अपराध? तो शैशवावस्था में अपराध का तो कोई मतलब है नहीं, ईर्ष्या का भी थोड़ा बहुत हो सकता है, और चिंतन बच्चा करेगा ही, का छोटा होता है बहुत। तो शैशवावस्था में हमेशा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, जिज्ञासा प्रबल होती है सबसे ज़्यादा। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन करना, छात्रों की गतिविधियों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन तथा ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। बताइए, शैक्षिक विकास के मूल्यांकन में इसमें क्या है, क्या समझते हैं आप? इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि शैक्षिक विकास से आप क्या समझते हैं? करिए आंसर। तो शैक्षिक विकास से हम हमेशा ज्ञान का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन को आगे डेड डैश है, खाली स्थान है, 4 ऑप्शन पढ़िए, आंसर दीजिए। ऑप्शन पहला है केवल
बच्चे के संदर्भ में रखना चाहिए, गुणात्मक प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो मूल्यांकन को हमेशा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, पता लगता है कि बच्चों की उपलब्धि क्या है, बच्चों को सीखने का स्तर का ज्ञान होता है तथा शिक्षक की उपलब्धि का ज्ञान होता है मूल्यांकन से। तो मूल्यांकन हम हमेशा बच्चों के लिए ही करते हैं। तो बच्चों के आंसर नंबर सी के साथ जाएंगे, सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोणीय भाग का भाग नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा त्रिकोणीय मूल्यांकन का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव या अधिगम अनुभव। तो इसमें शिक्षण अनुभव जो है मूल्यांकन का त्रिकोणीय उसका भाग है नहीं। तो ये दोस्तों गलती से वीडियो आगे बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 31 पे थे हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। 30 का भी कर लिया था हमने, 31 का भी। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? बताइए। मानक, निर्णयात्मक, योगात्मक या CCE। तो इसमें मूल्यांकन का जो प्रकार नहीं है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। मानक जो है इसका मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, बाकी ये तीनों मूल्यांकन के प्रकार हैं। प्रभावी ज्ञान का मूल्यांकन होता है मात्रा लिखित परीक्षा के माध्यम से, मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, लिखित एवं मौखिक दोनों के माध्यम से, या उपरोक्त में से किसी माध्यम से नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। आकलन क्या है? आकलन में प्रतियोगात्मक भाव को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, सीखने को सुनिश्चित करना, सीखने में सुधार का एक तरीका, बच्चों के लेवल करने का वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति। तो ऑप्शन नंबर 34 का आंसर है सीखने में सुधार का एक तरीका। नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है। सभी ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए। तो
तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अन्वेषण के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारण और उनका समाधान। क्वेश्चन नंबर आगे जाएंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य सूचना क्रिया भावात्मक पक्ष की नहीं है? स्वीकार करना, आज्ञा पालन करना, फर्क करना या प्रभावित करना। तो आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, यही नहीं है इसमें। छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा टाइप हो गया है, आप एक बार इसे पढ़ लीजिए। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम लगाइए ऑप्शन। इसमें पूछा संज्ञानात्मक, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, मैं बता रहा हूँ। संज्ञानात्मक विकास का सही क्रम क्या है? ऑप्शन है ये हैं चारों। आप इन्हें पढ़िए और आंसर लगाइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ये देख लीजिए एक बार। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, फिर उसके बाद हम सबसे लास्ट में मूल्यांकन। ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है क्या? ज्ञान, विश्लेषण, बोध, मूल्यांकन। तो ज्ञानात्मक पक्ष का विश्लेषण हमेशा पहला स्तर जो है ज्ञान ही है। निम्नलिखित में से ज्ञान संबंधी योग्यताओं का उच्चतम स्तर क्या है? जानना, समझना, विश्लेषण करना या मूल्यांकन करना। तो ज्ञान संबंधी का है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हम लोग। पढ़िए। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। करिए आंसर। संज्ञानात्मक का आंसर करेंगे हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देना है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने के लिए अवसर, अवलोकन, रिकॉर्ड और सुधार पर जोर देना, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का समन्वय, बोर्ड परीक्षा को अनावश्यक पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। मूल्यांकन योजना के अवयव क्या हैं? इनमें से मूल्यांकन योजना के अवयव जो हैं उन्हें बताइए। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, इसके ऑप्शन नीचे हैं। मूल्यांकन योजना के अवयव क्या हैं? उद्देश्य, प्रतिफल, संक्षेप। मूल्यांकन योजना के प्रतिफल क्या क्या हैं और इसका ऑप्शन नंबर हम फिर पढ़िए एक बार। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। किस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों एवं कठिनाइयों को पहचान पर बल दिया जाता है? संकलनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, अनुवर्ती मूल्यांकन या मानक संदर्भित मूल्यांकन। बताइए। कमी और कठिनाइयों पर बल की पहचान पर बल दिया जाता है। तो अनुवर्ती मूल्यांकन में ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। स्थितियों परख हैं। शैक्षिक आलेखों का संग्रह, समीक्षा,
आलेखन प्रदान करना, विस्तारित बोध का सारांश प्रदान करना, मुद्दे पर बल देना और स्थिति का चित्रण करना। स्थिति परक है, इसमें कौन सा ऑप्शन है आप लगाइए। क्वेश्चन नंबर 44 पे हैं हम, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक आकलन से संबंधित है, बताइए। वार्षिक परीक्षा, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी व खेल, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी है, गलती होगी भाई। व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है सहभागात्मक, सहसंज्ञानात्मक, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। CCE में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य कितना होता है? 40% और 60%, 50% 50%, 60% 40%, या उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये CCE क्या होता है? तो CCE की जो फुल फॉर्म है वो होती है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 48 पे आ गए हम। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षण क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि का केंद्र है, बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है, या यह बच्चों की धीमी, खराब, बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने का तरीका है। इसे भारत के शिक्षण अधिगम 2009 के द्वारा अनिवार्य किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रतिपादन किया था? पढ़िए। गोलमैन ने, स्पीयरमैन ने, जॉन मेयर ने, या फिर गार्डनर ने? बहुविमात्मक प्रतिमा किसने दिया है? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। डिसलेक्सिया में इसमें से क्या करने में कठिनाई होती है? पढ़ने में, बर्तनी में, व्यक्त करने में, खड़े होने में, या फिर बोलने में? तो डिसलेक्सिया में हमेशा ऑप्शन नंबर है, पढ़ने और बर्तनी में कठिनाई होती है। निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षण की भूमिका नहीं है? बस पढ़िए। बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने का पर्याप्त व्यवस्था करना, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना, शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना। बताइए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी।
बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, भावात्मक विकास से या नैतिक विकास से। तो वृद्धि हमेशा शारीरिक विकास से संबंधित होती है। मानव विकास का प्रथम अवस्था क्या है? गर्भावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तरावस्था या फिर शैशवावस्था। तो मानव का विकास हमेशा प्रथम अवस्था जो गर्भावस्था होती है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइए। E.L. थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर, R.M. गेने या फिर E.V. पावलाव। क्वेश्चन नंबर 54 है, इसका आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा R.M. गेने। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? ये पता नहीं कौन बजा रहा है इसे, पड़ोसी हमारे बजा रहे हैं। किसने कहा इसे? बताइए, शीघ्रता से लगाइए आंसर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। सूक्ष्म शिक्षण में भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 4 ऑप्शन है, देखिए। 36 मिनट लगता है, 40 मिनट लगता है, 45 मिनट लगता है या फिर 30 मिनट लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 36 मिनट। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया का मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? तो ये इस क्वेश्चन का सही जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉस महोदय। संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है? शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया है, बताइए। तो संविधान के इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 से। उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह कथन प्रक्रिया नहीं है। ये यहाँ पर ये गलत हो गया है, इसे हटा देते हैं। विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ये कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये कथन विकास के निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है इसमें। अब आप देखिए, अंतर्निहित प्रेरणा या अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, मैकडूगल, अब्राहम मैस्लो, सिम्पसन या विलियम जेम्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो रहेगा मैकडूगल। ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? ये पूछ रहा, अगर आप शिक्षक हैं
और आप किसी भी बच्चे को समस्यात्मक बात बच्चे के रूप में प्राप्त करते हैं अपनी कक्षा में, तो क्या करेंगे आप? बच्चे को दंड देंगे, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, या बालक को वापस भेज देना चाहिए? तो हम बच्चे को दंड तो दे ही नहीं सकते किसी भी उसमें, तो हम इसमें बच्चे को परामर्श देंगे और ना उसे वापस भेजेंगे, क्योंकि हर बच्चे का पढ़ने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 62, पाठ्य सामग्री क्रिया मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए। तो ये रहेगी ऑप्शन नंबर इसका रहेगा बी, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। निम्नलिखित में से किसी ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? पढ़ लीजिए आप चारों को। कॉलर, स्किनर, बी एस ब्लूम या थॉर्नडाइक। तो ये कॉलर, स्किनर और थॉर्नडाइक इन सब ने किया है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर लगाना बहुत सरल हो गया। शिक्षा में अवरोधन से तात्पर्य है बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, या फिर किसी भी बच्चे का 1 वर्ष से अधिक एक ही क्लास में रहना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। कोई बच्चा अगर एक क्लास में 1 से अधिक वर्ष तक रहता है तो शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, अवरोधन माना जाएगा उसे शिक्षा में। निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान परीक्षण आता है? उद्दीपन, परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल या प्रदर्शन कौशल। तो पूर्व ज्ञान से जो जोड़ता है वो कौशल कौन सा है, ये पूछ रहा है इसमें से। तो अपने डीएलएड या बीटीसी की किताबों में पढ़ा हुआ इसे, तो प्रस्तावना कौशल। पूर्व ज्ञान को नवे ज्ञान से जोड़ते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? बाल्यावस्था में कौन सा बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है बताइए। विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, कल्पना की शक्ति का अभाव, या भविष्य की योजना की सूझबूझ। तो बाल्यावस्था में हमेशा बच्चे को भविष्य की कोई योजना नहीं होती उसकी, वो अपने खेल में मौज मस्ती में रहता है। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? फ्रायड, विने, चॉम्स्की या फिर मैस्लो। बताइए भाषा विकास से कौन संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नोम चॉम्स्की। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? यानी थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांतों को किस नाम से जाना या रखा उसे सबके सामने? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1, सॉरी भाइयों, संज्ञानात्मक अधिगम नहीं, थॉर्नडाइक। नंबर बी के साथ जाएंगे भाई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भाई, कभी कभी हो जाती है, मैंने ठीक से पढ़ नहीं पाया था उसे।
ग्रहों की अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? ग्रहों की अवस्था किसे कहते हैं बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। बताइए क्वेश्चन नंबर 70 पे पहुंच गए हम लोग। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है बताइए। औपचारिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेदनात्मक चालन अवस्था। संवेदी चालक अवस्था होती है। ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे। बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पियाजे की तीसरी अवस्था होती है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। निम्नलिखित में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? रुचि, अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, विषय वस्तु का स्वरूप। कौन सा इसमें शामिल नहीं बताइए। इसमें सब शामिल हैं। इसमें रुचि ऑप्शन नंबर 71 के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 71। ये पता नहीं यार क्या हुआ यहाँ पे, हटा देता हूँ इसे। ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक। ये बाकी तो सब हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक मूल्य कौन से हैं? सहायतापरक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, राजनीति, आक्रामकता की आवश्यकता। प्राथमिक सामाजिक मूल्य कौन से हैं? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, सहायतापरक व्यवहार सामान्य मूल्य। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? थॉर्नडाइक ने 2 तरीके के नियम दिए हैं, अधिगम के प्राथमिक और गौण नियम। तो इनमें से कौन सा नहीं है? थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियमों में कौन सा शामिल नहीं है वो बताइए। तो अभ्यास का नियम भी दिया है। थॉर्नडाइक का प्राथमिक नियम है, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम है। तीनों नियम थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए, साक्षरता का स्थानांतरण, ये थॉर्नडाइक का प्राथमिक नियम नहीं है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क के, व्यवहार के, चिंतन के या प्रेरणा के? किसके बल पर देता है बताइए। तो अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत जो है ऑप्शन नंबर बी, इस पे देता है व्यवहार पे। विकास की किस अवस्था को कॉल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा था? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को या किशोरावस्था को? बताइए किस अवस्था को कहा था? कॉल एवं ब्रूस ने अनोखा काल किस अवस्था को बोला था? तो कॉल एवं ब्रूस का मतलब आ गया ऑप्शन नंबर बी। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? वुडवर्थ ने, गिलफोर्ड ने, स्किनर ने या क्रो ने?
व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। किसने बोला ये कथन किसका है? तो ये कथन रहेगा गिलफोर्ड महोदय का। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? आंकड़ा संग्रह करना, समस्या की पहचान करना, परिकल्पना करना, परिकल्पना का निर्माण करना या परिकल्पना का परीक्षण करना। बताइए, अगर आप किसी समस्या का समाधान करने तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो अगर हम किसी समस्या का समाधान करेंगे तो सबसे पहले हमें समस्या की पहचान करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी। पढ़ लीजिए ऑप्शन। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावी होता है जब पढ़ने लिखने में गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। शिक्षण व्यवस्था एकात्मवादी होगी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालक को निष्क्रिय रहेगा। तो निष्क्रिय तो हो ही नहीं सकता। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बालक का संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनो, यही रहेगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का डोमेन नहीं है? मूल्य, ज्ञान, अनुप्रयोग या विश्लेषण। बताइए क्या नहीं है? तो बाकी ये विश्लेषण भी है, अनुप्रयोग भी है, ज्ञान भी है, लेकिन मूल्य नहीं है। तो इस आंसर का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। लगाइए 80 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का तरीका नहीं है? अवलोकन, आत्मनियंत्रण, अनुकरण या अंतःकरण। बताइए। तो आत्मनियंत्रण अगर हम कर लेंगे किसी पे तो सीखने का तरीका कैसे हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना के कौन सा सोपान मुख्य है? एक बार फिर पढ़ लीजिए आप अपने हिसाब से और आप ऑप्शन के आंसर लगाइए। क्वेश्चन का आंसर कौन सा ऑप्शन रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा प्रस्तुतिकरण। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? बताइए। अनुमूल्यन, अनुप्रयोग, बोध या ज्ञान। संज्ञानात्मक क्षेत्र से कौन सा संबंधित है नहीं, ये बताना है। नहीं वाले क्वेश्चनों को बहुत ढंग से पढ़ा कीजिए, वो इन्हीं में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अनुमूल्यन नहीं है। देखिए अधिगम वक्र से आ गया जी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? नतोदर, मिश्रित, लंबवत या उन्नतोदर वक्र। तो देखो, नतोदर वक्र होता है, मिश्रित भी वक्र होता है, उन्नतोदर भी होता है, लेकिन ये जो सी है ना, ऑप्शन नंबर सी, लंबवत। लंबवत नाम का कोई वक्र होता ही नहीं है। कोहलबर्ग यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना कोहलबर्ग क्या सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना क्या है? यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, वह स्वायत्त यादृच्छिक है, संज्ञानात्मक संकार्य है, पारिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण। बताइए इसमें से क्या है?
तो कोलबर्ग इसमें से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा संज्ञानात्मक संकार, सी रहेगा सब। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा क्वेश्चन। अक्षरों व शब्दों के माध्यम साक्षर से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का रहेगा राइट आंसर वो अक्षरों शब्दों के साक्षर से। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? बताइए समावेशी कक्षा में कैसे कैसे छात्र प्राप्त होंगे आपको अगर कोई समावेशी कक्षा है। देखिए समावेशी कक्षा में किस किस प्रकार के साथ छात्र होंगे शामिल, बताइए। केवल विशिष्ट बच्चे शामिल होंगे, सामान्य विशिष्ट दोनों होंगे, केवल सामान्य होंगे, बहुभाषी और प्रतिभाशाली होंगे। तो इसमें समावेशी कक्षा जो होती है उसमें दोनों तरीके के बच्चे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अधोलिखित में से गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? नीरसता संबंधी दोष, पठन संबंधी दोष, गणना संबंधी दोष या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए गणित का मतलब हम गणित में क्या करते हैं, गणना ही तो करते हैं। तो इसमें गणना संबंधी दोष जो है ये रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो दोस्तों, अगर मुझसे कोई गलती हो बोलने में या किसी चीज़ में समझने में गलती हो रही हो तो आप कमेंट में बता देंगे, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। वैसे मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि गलती कम से कम हो। मैं इस फील्ड में बहुत पुराना नहीं हूँ, ये नहीं है कि मैं इसमें बहुत पुराना हूँ तो मैं कहूँगा सर्वज्ञ मैं ही सब कुछ जानता हूँ। आप भी मुझे सुझाव दे सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, मुझे ऑप्शन तेज़ पढ़ने चाहिए या सब जो मेरी जो स्पीड है वो सही है, या मुझे किन किन सुधारों की ज़रूरत है वो भी आप बताते चलें। समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव या संवेदनशीलता। इसमें से क्या है बताइए। 88। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, संवेदनशीलता। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, दैहिक, सबको दिख गया आप तो, संज्ञानात्मक या संवेदी। तो आपको दिख ही गया है तो आंसर रहेगा इसका डी। ये टाइपिंग महोदय ने ऐसा कर दिया। ये देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। अब आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। पढ़िए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? कुछ गड़बड़ हो गए बाद वाले क्वेश्चन जो है टाइपिंग होने में। मैंने उनसे बोला था टाइपिस्ट महोदय से मैं ठीक से करना, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। बताइए। तो इसमें जो
स्वेच्छाचारी है, ये नहीं है। अधिगम का अधिगम का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर ब्रूम, मैस्लो, हर्ज़बर्ग या स्किनर? बताइए। 92 नंबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद है प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या फिर प्रस्तावना? बताइए। 93 नंबर पे पहुंच चुके हैं। अगर आप सूक्ष्म शिक्षण करें तो सबसे पहले क्या करेंगे? प्रथम पद क्या है आपके अनुसार? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना या अन्वेषण? अन्वेषण का मतलब तो आपको मैंने 2-3 बार बता चुका हूँ। अन्वेषण का मतलब खोज। ऑप्शन नंबर डी। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब, कब संभव होगा वो बताइए। जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों में भागीदारी बढ़ेगी, दिख नहीं रहा एक ऑप्शन ना, या स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध होंगे, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री मौजूद होगी? बताइए। 95 नंबर का ऑप्शन, या फिर सभी होंगे ये? सभी होने चाहिए ना। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हम। नाइन्टी 96 नंबर पे आ चुके हैं। अब 3-4-5 क्वेश्चन और बचे हैं बस। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने आवाज़ दी। निम्नलिखित में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृश्य संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना या फिर प्रत्यक्ष संवेदना? बताइए। अपनी प्रतिक्रिया किसके अनुसार देगा? किसी ने उसे नाम लेके बुलाया है तो? अगर किसी ने किसी को नाम लेके बुलाया तो आप बताइए किसके द्वारा करेंगे? तो आवाज़ ही तो देंगे हम, या छात्र जो भी है आवाज़ ही तो देगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि बताइए पियाजे के अनुसार क्या है? 97 नंबर पे पहुंच गए हैं। तो ये पियाजे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की एज जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए? तो हमेशा जब भी आप पढ़ाएंगे तो कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम बताइए। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम जो होता है वो होता है नैमित्तिक।
ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है, बताइए। प्रेरणा की सीमा, शरीर की सीमा, विद्यालय का सहयोग, ज्ञान की सीमा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? गेट सेमन। लो अब पढ़िए, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। मॉर्गन और गिललैंड, स्किनर या क्रॉनबेक। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहा। आपकी वीडियो पूरी हुई। अब मुझे बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट करेंगे, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे तथा शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के पास पहुंचाएंगे अधिक से अधिक। जय हिंद, जय भारत।